हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में समझेंगे, फिर आएंगे शेयर के बारे में कि सर कंपनी क्या होता है। हम बोले सर जैसे हम लोग पार्टनरशिप पढ़े तो पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़े कि सर पार्टनरशिप क्या होता है। उसी तरह जब कंपनी पढ़ेंगे कि सर कंपनी अकाउंट आप स्टार्ट करने वाले हैं तो कंपनी क्या होता है। हम बोले कंपनी का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। मतलब सर हम बोल रहे हैं कंपनी का मतलब होता है वैसा चीज जो कि आर्टिफिशियल हो। आर्टिफिशियल का मतलब जो नेचर ने नहीं बनाया है, उसे इंसानों ने बनाया है और किसके हेल्प से, लॉ के मदद से, कानून के मदद से एक पर्सन क्रिएट किया गया है जिसका सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी का मतलब, सेपरेट एंटिटी का मतलब कि कंपनी अपने नाम से चीजों को खरीद सकती है, बेच सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, उसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। और तो और कंपनी के ऊपर अलग से केस भी हो सकता है कोर्ट के अंदर। उसके बाद क्या लिखे हैं, विथ ए परपेचुअल सक्सेशन। मतलब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि सर कंपनी में लोग आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब लोगों के मर जाने से या चले जाने से कंपनियां बंद नहीं हो जाती हैं। जैसे रिलायंस कंपनी, जब धीरू भाई अंबानी जी का डेथ हुआ तो क्या रिलायंस कंपनी बंद हो गई? बिल्कुल नहीं, चल रहा है। रिलायंस कंपनी का अपना सेपरेट एंटिटी है और वो परपेचुअल सक्सेशन में है कि सर वो हमेशा सदैव चलते रहेगा। एंड ए कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब, हम बोले सर कॉमन सील का मतलब होता है कि कंपनी अपने नाम से साइन भी कर सकती है। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी अपना मोहर लगा सकती है कि हाँ कंपनी उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो अगर आपको कभी देखना हो तो आप गूगल में जाओ किसी कंपनी का, तो आपको दिखेगा कि हाँ सर कंपनी का स्टैंप लगा हुआ रहता है, तो वही है कॉमन सील। तो कंपनी क्या, इसका मतलब निकला कि सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनाया जाता है। उसके अलग सा एक सेपरेट एंटिटी होता है, वो परपेचुअल सक्सेशन होता है उसका। मतलब किसी के आने या चले जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई खतरा नहीं होता है और उसका अपना एक सिग्नेचर होता है जिसको वो कॉमन सील बोलते हैं। हम बोले हाँ यही है कंपनी का मीनिंग। वही बात हम लोग पहला पॉइंट में लिखें, कंपनी क्या है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कानून के द्वारा क्रिएटेड बाय लॉ है, हैविंग सेपरेट एंटिटी। कंपनी अपने नाम से चीजों को खरीदता है और बेचता है। विथ ए परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी का लाइफ जो है वो परपेचुअल है, मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा, किसी के आने से या चले जाने से कंपनी नहीं बंद होता है। एंड ए कॉमन सील, और कंपनी खुद का भी अपना एक सिग्नेचर होता है जो हम लोग स्टैंप देखते हैं वो कंपनी का। बोले हाँ। दूसरा बात क्या लिखे, फीचर्स ऑफ कंपनी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या हो सकते हैं। हम बोले सर जो डिफिनेशन में लिखे हैं वही यहां पे है। जैसे आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ये सारा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बोल सकते हैं आप उसको। जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि सर कानून की नजर में कंपनी का अपना एक अस्तित्व है, वो अपने नाम से चीजों को खरीद सकता है, बेच सकता है, बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि सर कंपनी सदैव के लिए होते हैं, उसका अपना लाइफ है, किसी के आने से या किसी के चले जाने से कंपनी के लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉमन सील मतलब सर कॉमन सील का मतलब कंपनी जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे इंटर करती है, जैसा हम लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना होता है तो कंपनी अपना सील लगाती है। ये इस बात का सबूत होता है कि कंपनी इंटर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट में। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी का शेयर आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं, जो उसके मेंबर्स बनते हैं उसमें ट्रांसफर हो सकता है। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट अलग होता है और उसका ओनर अलग होता है। कंपनी का ओनर कौन होता है? जो कंपनी में हिस्सा खरीदता है वो ओनर। और
मैनेजमेंट कौन होता है? जो उस कंपनी को चला रहा होता है। अब एक कंपनी के अंदर मालिक कौन होगा? हम बोले जो सर उसका हिस्सा खरीदेगा। लाखों लोग हिस्सा खरीदते हैं, तो क्या वो लाखों लोग मिलकर चलाएंगे? हम बोले नहीं, उसके लिए अलग से एक सेपरेट मैनेजमेंट बना लिया जाता है और वो मैनेजमेंट उस कंपनी के फंक्शंस को रन करवाता है। तो कंपनी का ये क्या हो गया? 5 कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग लिखे। उसके बाद कंपनी कितने तरह के होते हैं? पहला, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब वैसा कंपनी जिसमें लायबिलिटी जो होता है वो मेंबर्स का, जो उसके अंदर मालिक बनते हैं, उनका अनलिमिटेड हो जाता है। सर कैसे? मान लो एक कंपनी है जिसके पास बिजनेस में लॉस होना शुरू हो गया, उसका धीरे धीरे सब पैसा खत्म हो गया, तो जो उसके लेनदार हैं, बकायेदार हैं, क्रेडिटर हैं, वो कंपनी से क्या मांगेंगे? पैसा दो। कंपनी बोलेगी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो उस केस में जो उनके मेंबर्स होंगे, जो उनके मालिक बने हुए कंपनी में, जो हिस्सा खरीदे होंगे, उनको उस लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे लायबिलिटी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। हालांकि इंडिया में ऐसी कंपनीज आपको नहीं मिलेंगी। दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब जो उस कंपनी में हिस्सा खरीद के उसके मालिक बनते हैं, वो गारंटी देते हैं कि भाई कंपनी में हम इतना पैसा देंगे जब कंपनी को जरूरत होगा, तो इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मेनली ये गारंटी वाला जो कंपनी होता है, इसमें पैसा देने का जरूरत कब पड़ता है? जब कंपनी बंद होने लगता है, जब कंपनी वाइंड अप करता है, तब ये गारंटी का बात आता है कि हर किसी को अपना अपना गारंटी पूरा करना पड़ता है। तो सर लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर विल अराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कब हम लोग को गारंटी का बात आता है? हम बोले सर जब कंपनी बंद होने का कंडीशन में आ जाता है, जब बंद होने का प्रोसेस चलता है, उस समय लायबिलिटी अराइज होता है। तीसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब कि सर हर मेंबर को जो उस कंपनी में हिस्सा खरीदता है, उसका लायबिलिटी उस शेयर के नॉमिनल वैल्यू के बराबर होता है। मान लो एक कंपनी अपना हिस्सा 10 रुपया में बेच रहा है, हम उस कंपनी का हिस्सा खरीदे हैं, तो मेरा लायबिलिटी सिर्फ 10 रुपया का है। हम जैसे ही 10 रुपया दे देंगे, मेंबर का लायबिलिटी खत्म। कंपनी उस 10 रुपया से बेसी उसको नहीं मान सकता है। तो हम बोले सर 3 टाइप के कंपनी को पढ़े हम लोग। एक कि सर अनलिमिटेड कंपनी जिसमें मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें मेंबर का लायबिलिटी उसके दिए हुए गारंटी तक होता है, और ये लायबिलिटी अराइज कब होता है? जब सर कंपनी बंद होने लगता है तब। और तीसरा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसमें क्या होता है? हर मेंबर का लायबिलिटी बस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर तक होता है, कि भाई जितना शेयर का नॉमिनल वैल्यू होगा वहीं तक हम लोगों को देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक होता है प्राइवेट कंपनी, दूसरा होता है पब्लिक कंपनी, तीसरा होता है 1 पर्सन कंपनी, जो शॉर्ट में ओपीसी बोलते हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को 3 हिस्सा में बांटा गया। एक प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी, तीसरा 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है? हम बोले सर वैसा कंपनी जिसको अपना शेयर ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा गया हो। मतलब अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम अपना मन से अपना शेयर किसी को भी नहीं बेच सकते हैं, उस पर कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती है। दूसरा बात, प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 मेंबर हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर हो सकते हैं। तीसरा बात, प्राइवेट कंपनी अपना शेयर या अपना हिस्सा पब्लिक में इशू नहीं कर सकता है। वो पब्लिक इन्विटेशन नहीं बुलवा सकता है कि जिसको मन है खरीदे, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है। उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए। और आखिरी बात, हर प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हम एक कंपनी खोलना चाहते हैं कौटिल्य कॉमर्स के नाम से, और वो कंपनी है प्राइवेट, तो हम क्या लिखेंगे? कौटिल्य कॉमर्स, और नाम के एंड में क्या लगाना पड़ेगा? प्राइवेट लिमिटेड। आपको कई सारे ऐसे नाम दिखेंगे
जिसके नाम के आगे क्या लिखे रहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, तो उस वक्त उस वर्ड से हम लोग पकड़ लेते हैं कि सर ये प्राइवेट कंपनी है। तो ये 5 पॉइंट हम लोग क्या क्या लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या, फिर से बोलो सर, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर पे रिस्ट्रिक्शंस होता है, हम बोले करेक्ट। दूसरा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200। तीसरा क्या है कि सर प्राइवेट कंपनी पब्लिक इन्विटेशन नहीं निकाल सकती है। चौथा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 2। और तो और हर प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में क्या लगना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद क्या लिखे हैं, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन, हम बोले सर पब्लिक कंपनी वो जिनके शेयर के ट्रांसफर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब चाहे खरीदे, आप जब चाहे जिसको चाहे बेचे। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, हम पब्लिक कंपनी में मिनिमम है 7 और मैक्सिमम कितना है, नो लिमिट। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम 7 होने ही चाहिए। उसके बाद पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू निकाल सकता है, पब्लिक को इनवाइट कर सकता है कि आइए आके मेरे कंपनी में हिस्सा खरीदिए, शेयर खरीदिए। उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम 3, एटलीस्ट कम से कम पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए, जबकि प्राइवेट में कितने थे, 2। और लास्ट कि सर हर पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में सिर्फ लिमिटेड लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड नहीं। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा उसके नाम में क्या लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड, और जो पब्लिक कंपनी होगा उसके नाम के अंत में क्या लगेगा, लिमिटेड। तो जिस कंपनी के नाम के अंत में सिर्फ लिमिटेड वर्ड दिखे उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी, और जिस कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड दिखे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी। बात ठीक। तो ये हुआ हम लोग का 6 पॉइंट। अभी इसको लिखिए, फिर आगे और लिखेंगे। आइए अगला टाइप का कंपनी क्या लिखे हैं, 1 पर्सन कंपनी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि सर 1 पर्सन कंपनी का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता हो। तो वही बात लिखा भी गया है कि ओपीसी का मतलब होता है वैसा प्राइवेट कंपनी जिसमें नंबर ऑफ मेंबर कितना होते हैं, सिर्फ एक। सर एक कहां पे लिखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर ये बात लिखा हुआ है कि 1 पर्सन कंपनी मीन्स ए प्राइवेट कंपनी विथ ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर। दूसरा बात, कौन बना सकता है 1 पर्सन कंपनी, एक नेचुरल पर्सन जो कि भारत का सिटीजन हो और जो भारत का रेसिडेंट भी हो। ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, मतलब फॉरेनर सिटीजन नहीं बना सकता है, एंड रेसिडेंट इन इंडिया, और वो भारत का रहने वाला भी हो, कैन बी ए मेंबर ऑफ ओपीसी। सर रेसिडेंट इन इंडियन का मतलब, हम बोले रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है वैसा आदमी जो भारत में पिछले 1 साल में कम से कम 182 डेज भारत में रहा हो, उसको बोलते हैं रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब हम बोल रहे हैं हमको अगर चेक करना है इस साल कि हम भारत के रेसिडेंट हैं कि नहीं, तो जो प्रीवियस ईयर है, जो बीता हुआ पिछला साल है, अगर हम उसमें 182 डेज या उससे अधिक दिन भारत के बाउंड्रीज में रहे होंगे तो हम रेसिडेंट इन इंडिया हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब जो भारत में मेनली पैदा होते हैं, भारत के नागरिक जो होते हैं उसको बोलते हैं इंडियन सिटीजन। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि सिर्फ नेचुरल पर्सन जो भारत के सिटीजन हो और रेसिडेंट इन इंडिया हो वो ओपीसी के मेंबर बन सकते हैं। फिर लिखा है 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 ओपीसी। एक पर्सन सिर्फ एक ओपीसी बना सकता है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन अपने नाम से 5 ओपीसी खोल लेगा, नहीं, एक पर्सन सिर्फ एक ओपीसी बनाने का, 1 पर्सन कंपनी बनाने का परमिशन होता है। सर क्या एक कंपनी एक ओपीसी खोल सकता है, हम बोले नहीं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और दूसरा ही लाइन क्या लिखे हैं कि सिर्फ नेचुरल पर्सन ही ओपीसी बना सकते हैं, तो कंपनी नेचुरल पर्सन होता ही नहीं है। हम बोले अच्छा ठीक है, आगे बढ़िए। थर्ड पॉइंट क्या लिखे हैं कि सर 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 ओपीसी। ये तो बात कर ली है कि सर एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है। फोर्थ पॉइंट, 1 पर्सन कंपनी का जो पेड अप कैपिटल होता है वो 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी का 3 सालों का सेल, जिसको हम लोग टर्नओवर बोलते हैं,
2 करोड़ रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। एक ओपीसी 1 पर्सन कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना से अधिक नहीं हो सकता है, 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। और 1 पर्सन कंपनी का 3 सालों का जो सेल होगा एवरेज, वो 2 करोड़ रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, एन ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। दान धर्म करने के लिए आप ओपीसी नहीं खोल सकते। मतलब यह हुआ कि सर ओपीसी हमेशा बिजनेस करने के पॉइंट से ही खोलना होगा। हम बोले हां, अगर कभी भी पेड अप कैपिटल 50 लाख से अधिक हो जाए या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर 2 करोड़ से अधिक हो जाए, तो उस केस में ओपीसी को बदल करके या तो पब्लिक कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि अपना ओपीसी जो 1 पर्सन कंपनी बनाए हैं उसको पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में बदल दे, तो वो आप तभी कर सकते हैं जब ओपीसी बनने का 2 साल पूरा हो गया हो तब। मतलब ये हुआ कि सर हम ओपीसी खोले, मेरा बिजनेस खूब चलने लगा, हमको लगा भाई हम क्यों ना इसको पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे नहीं कर सकते, कम से कम 2 साल वेट करना होगा। ओपीसी बनने के कम से कम 2 साल वेट करना होगा कि जिस दिन ओपीसी बना वहां से 2 साल बीतेगा, तभी हम कन्वर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि सर या तो मेरा पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो जाए या फिर मेरा जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है 3 सालों का वो 2 करोड़ रुपया से अधिक हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तब भी हमको अपना ओपीसी कन्वर्ट कराना पड़ेगा या तो पब्लिक कंपनी में या तो प्राइवेट कंपनी में। बात समझते हैं? तो ये हुआ ओपीसी के ऊपर डिस्कशन कि सर ओपीसी क्या है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हम लोग लिख रहे हैं पॉइंट वाइज वो हेल्प करेगा जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यही सब बात पढ़ के जाना है, उससे हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। लिखिए, आइए आगे बढ़े। कंपनी अकाउंट में कंपनी में बात कर ली, अब बात करते हैं शेयर के ऊपर। सर कंपनी बनाते ही क्यों है? क्योंकि हमको अपना बिजनेस को बड़ा करना है। तो सर बिजनेस तो ऐसे ही बड़ा हो सकता है। हमने दोस्त बिजनेस बड़ा करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, और पैसा का जुगाड़ कहां से होगा? मालिकों से। बैंक से भी आप कितना लोन ले लीजिएगा, बैंक से लोन लेने पे इंटरेस्ट का झमेला चालू हो जाता है। अगर कोई हमको ये बोले कि भाई पैसा लेने का एक तरीका है, बैंक से लो, फिर तुम चाहे कमाओ चाहे मत कमाओ, तुमको बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और एक समय के बाद तुमको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है कि किसी आदमी को बिजनेस में मालिक बना लो जो तुम्हारे बिजनेस में कभी इंटरफेयर नहीं करेगा, और तुम उसको बदले में प्रॉफिट में हिस्सा देना। अगर प्रॉफिट होगा और नहीं होगा तो मत देना। तो कौन सा चॉइस बेहतर लगेगा हमको? ऑफ कोर्स चॉइस 2 कि हम किसी को मालिक बना ले जो मेरे बिजनेस में कोई इंटरफियर ना करे, बस वो नाम का मालिक है, चला हम ही रहे होंगे। और ऐसा करने से पैसा भी मिल जाएगा और प्लस बिजनेस को चलाने का अधिकार भी मेरे पास रहेगा। तो कंपनी के पास एक कॉन्सेप्ट क्या आया? शेयर बेचो, हिस्सा बेचो। शेयर क्या है? हिस्सा। तो कंपनी को मान लो 100 करोड़ रुपया चाहिए, तो कंपनी बैंक से भी ले सकता है। लेकिन आप समझ रहे हैं बैंक का झमेला क्या है। कंपनी 100 करोड़ रुपया अगर बैंक से लिया और वो अपने आइडिया पे 100 करोड़ रुपया लगाया और कल को नहीं चला, मान लीजिए लॉकडाउन ही लग गया, तो कंपनी तो लगा चुका पैसा, बैंक तो अपना इंटरेस्ट लेगा। तो कंपनी को नहीं कमाने पर भी बैंक को क्या लौटाना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और साथ ही साथ वो 100 करोड़ रुपया जो बैंक से उधार लेंगे वापस भी तो करना पड़ेगा एक समय के बाद। तो सर ये चॉइस खराब है, इससे कंपनी पे प्रेशर बनता है। तो कंपनी क्या की, ये 100 करोड़ रुपया लेने के लिए हिस्सेदारी बेची कि भाई हम अपना हिस्सा बेच रहे हैं, आओ मालिक बनो। 100 करोड़ रुपया का हिस्सा की, और कंपनी उस हिस्सा को इतना छोटा छोटा करके मांगी है कि सर इतना सारा लोगों को मालिक बना ले कि एक्चुअल में कोई भी बिजनेस में इंटरफेयर ही ना कर पाए। अब 100 करोड़ रुपया हमको चाहिए पैसा,
तो हम बोल सकते हैं लो 100 करोड़ रुपया को अपना 100 करोड़ दे दो हमको। कोई देगा? कोई नहीं देगा। 100 करोड़ कौन देगा? लेकिन अगर हम ये बोले कि भाई 10 रुपया करके दो, आइए थोड़ा लाइट कट गया लेकिन कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर कंपनी अपना शेयर अगर इशू करती है तो वो किस वैल्यू पे इशू करती है? हम बोल रहे हैं जितना पैसा उसको चाहिए उसका वो छोटा छोटा हिस्सा कर देती है ताकि मैक्सिमम लोग खरीद सके। अगर हम बहुत बड़ा दाम रखेंगे एक हिस्सा का तो वो हिस्सा खरीदने के लिए बहुत कम लोग आएंगे। तो शेयर का मतलब क्या हुआ कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। जो कंपनी का टोटल कैपिटल जो उसको चाहिए उसका वो छोटा छोटा हिस्सा कर देती है, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 25 रुपया का, उसी को बोलते हैं शेयर। तो पहला बात वही लिखे कि सर शेयर क्या होता है? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। कंपनी अपने टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देती है यूनिट्स में, स्मॉल डिनोमिनेशन, छोटे छोटे दाम में। मान लीजिए मुझे 100 करोड़ चाहिए तो हम क्या किए? हम बोले भाई 100 करोड़ को 10-10 रुपया में डिवाइड कर दो। तो हम क्या बोलेंगे कि सर आपको 10 करोड़ यूनिट होगा, हर यूनिट का दाम 10-10 रुपया, पब्लिक को बेचिए, एक यूनिट खरीदेगा 10 रुपया दे देगा, वो जो यूनिट है स्मॉल डिनोमिनेशन का वही है शेयर। तो शेयर का बात क्लियर। उसके बाद उठता है कि सर शेयर का नेचर कैसा है, कैसा स्वभाव है? तो हम बोल रहे हैं सर शेयर का जो है वो नेचर है मूवेबल प्रॉपर्टी का। शेयर एक प्रॉपर्टी है आपके लिए कि सर आज कोई शेयर खरीद लेते हैं, कल को चल के दाम क्या होता है? बढ़ जाता है। वो भी एक तरह का प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। आप उसको अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं और जब चाहे उसको आप बेच सकते हैं। तो वही लिखे हैं, शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी कॉमा ट्रांसफरेबल इन दी मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। बोल रहा है कि कंपनी का जो शेयर होता है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का रूल बुक। कई बार कंपनी ट्रांसफर करने पे मतलब बेचने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती है कि भाई इतने समय तक नहीं बेच सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब रूल बुक है कंपनी का। तो कोई भी कंपनी का जो शेयर होता है वो क्या है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। दूसरा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में शेयर्स को गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता है कि भाई सेल ऑफ गुड एक्ट जो है उसके अंदर शेयर को बोला गया ये गुड्स है जिसको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इवन गिरवी भी रख सकते हैं। तो ये उनका नेचर हो गया। टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर को दो हिस्सों में बांटा गया, एक को बोला गया प्रेफरेंस शेयर, दूसरे को बोला गया इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर उस शेयर को बोलते हैं जिसके पास दो अधिकार होते हैं। कौन कौन से अधिकार? पहला, उसको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। हम बोल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? हम बोले जिसके पास दो राइट्स होते हैं। कौन कौन से दो राइट्स? पहला राइट होता है उसके पास कि वो डिविडेंड रिसीव करेगा कंपनी से फिक्स्ड रेट पे। मतलब कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तब वो बता देती है कि भैया तुमको इतना प्रॉफिट में इतना फिक्स्ड हिस्सा देंगे। डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का हिस्सा। तो प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है अगर वो फिक्स्ड मिलता है किसी को तो हम बोलते हैं सर ये प्रेफरेंस वाला है। और उसके पास दूसरा अधिकार होता है कि अगर कंपनी कभी बंद होने लगेगी तो सबसे पहले इक्विटी से पहले प्रेफरेंस वालों को पेड किया जाएगा। तो जो भी शेयर के पास दो अधिकार है, कौन कौन से दो अधिकार? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड लेने का अधिकार बिफोर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर से पहले फिक्स्ड डिविडेंड लेने का अधिकार, और दूसरा इक्विटी शेयर के पेमेंट से पहले, कैपिटल पेमेंट से पहले प्रेफरेंस वालों का पेमेंट होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं सर ऐसे दो अधिकार जिस शेयर के पास होते हैं उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। फिर से बोलो कौन से दो अधिकार? एक, इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने से पहले फिक्स्ड डिविडेंड मिलना चाहिए। दूसरा, जब कंपनी बंद होने लगेगी तो इक्विटी शेयर के कैपिटल पेमेंट से पहले प्रेफरेंस का कैपिटल पेमेंट होगा। ये दो अधिकार होता है प्रेफरेंस वालों के पास। इक्विटी में सर ये दो अधिकार नहीं होता है, उसका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। और दूसरा, जब कंपनी बंद होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल को सबसे लास्ट में पेमेंट किया जाता है।
तो वो लिखे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर कि इक्विटी शेयर आर दोज शेयर विच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन प्रॉफिट आर लेफ्ट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव बीन पेड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। बोल रहा है इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिनको डिविडेंड तभी दिया जाता है जब कंपनी के पास प्रॉफिट होता है, वो भी जब वो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दिया हो उसके बाद। फिर हमने लिखे हैं कि बताइए क्या डिफरेंस है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में। पहला, रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है जबकि इक्विटी में कोई फिक्स नहीं होता है। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, देगी, नहीं कमाएगी, नहीं देगी। दूसरा, एरियर ऑफ डिविडेंड। अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती है तो प्रेफरेंस वालों को अगले साल पिछले साल का डिविडेंड जोड़ के पे करती है, लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता है। अगर डिविडेंड नहीं मिला इस साल तो भूल जाइए, अगले साल जो मिलेगा वो सिर्फ अगले साल का ही मिलेगा। जबकि प्रेफरेंस में ऐसा होता है कि अगर हमको इस साल का डिविडेंड नहीं मिला है तो अगले साल जब आएगा तो अगले साल का भी और जो बीता हुआ साल है दोनों साल का डिविडेंड मिला के प्रेफरेंस वालों को दिया जा सकता है। प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल को दो राइट्स होते हैं, कौन कौन सा? राइट टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। नंबर 2, इन केस ऑफ वाइंड अप ऑफ कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शुड बी पेड फर्स्ट बिफोर एनी कैपिटल पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। कि सर जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके पास दो राइट है, पहला फिक्स्ड डिविडेंड लेने का, दूसरा जब कंपनी बंद हो तो इक्विटी शेयर से पहले कैपिटल लेने का, जबकि इक्विटी वालों के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है। और लास्ट क्या लिखे हैं? वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर वालों के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता। वोटिंग राइट्स का मतलब कंपनी को चलाने के लिए कंपनी के मालिक कौन होते हैं? हम बोले सर शेयर होल्डर्स। कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो क्योंकि कंपनी के पास कई लाख शेयर होल्डर्स होते हैं, सब तो आगे चलाएगा नहीं, तो कंपनी किसी को मैनेजमेंट बनाता है। वो मैनेजमेंट का चुनाव कैसे होता है? हम बोले सर मालिक लोग मिलकर वोट देते हैं। प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट्स नहीं है, मतलब वो मालिक का चुनाव मैनेजमेंट में कौन सा आदमी बैठेगा उसका चुनाव नहीं कर सकते। कौन चलाएगा इस कंपनी को इसके लिए वोट करना होता है। जैसे हम लोग देश में कि सर देश में कौन सा पार्टी चलाएगा उसके लिए हम लोग वोट करते हैं, उसी तरह कंपनी को समझिए कि सर कंपनी इतना बड़ा है इसको कौन चलाएगा। तो हम बोले उसके लिए कुछ लोग खड़ा होते हैं कि भाई हमको दिया जाए, हम अच्छा चलाएंगे। तो जो जितने भी शेयर होल्डर हैं क्योंकि वही ओनर होते हैं तो वो वोट करते हैं किसी व्यक्ति की तरफ कि हां हम चाहते हैं कि ये आदमी चलाए। जिसको सबसे अधिक वोट मिलता है वो क्या बन जाता है कंपनी के अंदर कि सर वो डायरेक्टर्स बन जाते हैं और वही कंपनी के अंदर फैसले लेते हैं। तो वोट करने का अधिकार किसको है? प्रेफरेंस वालों को नहीं। प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। वोट करने का अधिकार किसके पास होता है? इक्विटी शेयर्स के पास। बात समझ रहे हैं मेरा? अभी हम लोग और बातों को लिखेंगे, पहले आप इसको लिखिए। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। अगला पॉइंट क्या लिखे हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब शेयर बेच करके जो पैसा कंपनी रेज करती है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर। शेयर को बेच करके जो पैसा कंपनी को मिलता है उसको क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। शेयर बेच के जो पैसा मिलता है वो शेयर कैपिटल। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने तरह के हैं? तो पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि सर एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना कैपिटल मेंशन किया जाता है उसी को बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। दूसरा बात, ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। मान लो मेरा कंपनी में रेजोल्यूशन बनाया गया कि कंपनी 100 करोड़ रुपया का शेयर इशू कर सकती है, तो ये हो गया ऑथराइज। इतना का ऑथोरिटी होगा, इससे ज्यादा शेयर हम नहीं बेच सकते। हां, इससे कम चाहे तो बेच सकते हैं। अगर कंपनी को जरूरत है अभी 50 करोड़ का तो कंपनी 50 करोड़ का शेयर इशू कर सकती है, पब्लिक को बेच सकती है, लेकिन कभी भी वो 100 करोड़ रुपया से अधिक का शेयर नहीं बेच सकती है। सर मान लीजिए कंपनी को अगर 100 करोड़ से अधिक का जरूरत पड़ा तो पहले उसको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसको इंक्रीज करना पड़ेगा अपना ऑथराइज्ड कैपिटल। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा सेबी से भी परमिशन लेना पड़ता है कि हमको अपना ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाना है।
तो ऑथराइज क्लियर हो गया कि सर ऑथराइज का मतलब होता है जितना कंपनी का ऑथोरिटी है शेयर इशू करने का, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। हम बोले हां। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब होता है कंपनी अपने ऑथराइज्ड में से जितना शेयर इशू करती है पब्लिक को, उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। और जो शेयर वो इशू नहीं करती है उसको बोलते हैं अनइशूड शेयर कैपिटल। बात समझ रहे हैं? इशूड कैपिटल का मतलब ऑथराइज शेयर में से जितना हम पब्लिक को इशू किए हैं उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, और जो इशू नहीं करेंगे वो अनइशूड कैपिटल। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल के बराबर हो? हम बोले बिल्कुल हो सकता है। अगर हम अपना सारा का सारा ऑथराइज कैपिटल इशूड कर दें तो फिर इशूड और ऑथराइज क्या हो जाएगा? बराबर। क्या इशूड कैपिटल ऑथराइज से ज्यादा हो सकता है? हम बोले नहीं, ऑथराइज सबसे ऊपर है, उसके बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? जब मेरे पास परमिशन है 100 करोड़ का शेयर कैपिटल का, तो क्या हम 110 करोड़ इशू कर देंगे? नहीं, मेरा मैक्सिमम लिमिट कितना है? 100 करोड़। तो हम बोले सर ये है ऑथराइज, जो आपका लिमिट बता रहा है। अगर हम यहां तक इशू कर दें तो इशूड शेयर कैपिटल, इससे कम भी इशू कर सकते हैं, लेकिन ऑथराइज से क्या अधिक इशू कर सकते हैं? नहीं, ऑथराइज से ज्यादा शेयर इशू नहीं किया जा सकता है। तो इशूड शेयर कैपिटल क्या है कि जो हमको ऑथोरिटी है, जो मेरा ऑथराइज कैपिटल है, उसमें से जब हम शेयर इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। और इशूड शेयर कैपिटल ऑथराइज के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड का मतलब, हम बोले सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है जो हम शेयर इशू किए हैं उसको जब पब्लिक खरीद लेता है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कि हां हम जितना बेचे पब्लिक खरीद लिया। क्या सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इशूड से कम हो सकता है? हम बोले हां। मान लो हम इशू किए 10 करोड़ रुपया का, पब्लिक खरीदा 8 ही करोड़ रुपया का, तो हम बोलेंगे सर सब्सक्राइब जो हुआ है वो इशूड से कम हुआ है, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या सब्सक्राइब्ड इशूड से ज्यादा हो सकता है? हम बोले नहीं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है या इशूड से कम हो सकता है, लेकिन सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम बेचे 100 हैं तो मैक्सिमम 100 तक बिक सकता है, उससे कम बिक सकता है, 100 से ज्यादा कैसे बिक जाएगा? बात ठीक। उसके बाद फिर आता है कॉल्ड अप कैपिटल। जितना शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड हुआ है उससे जो पैसा कंपनी मांगती है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे हम 10 करोड़ रुपए का शेयर इशू कर दिए, पब्लिक सब्सक्राइब भी कर लिया, अब पब्लिक से क्या मांगेंगे? पैसा। तो अगर हम कंपनी पब्लिक से पैसा मांगती है, जो पब्लिक सब्सक्राइब कर ली है, ले ली है, उससे जब पैसा मांगते हैं उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और फिर आता है पेड अप कैपिटल। जितना कंपनी कॉल की है उसमें से जो पैसा पब्लिक कंपनी को दे देता है या कंपनी को पब्लिक से रिसीव होता है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो शॉर्टकट में याद रखते हैं कि सर ऑथराइज का मतलब होता है कंपनी जितना शेयर इशू कर सकती है, इशूड का मतलब होता है कंपनी जितना इशू की है आउट ऑफ ऑथराइज। इशूड और ऑथराइज इक्वल हो सकता है, इशूड ऑथराइज से कम हो सकता है, लेकिन इशूड ऑथराइज से ज्यादा नहीं हो सकता है। सब्सक्राइब का मतलब जो इशूड कैपिटल में से पब्लिक खरीद ली उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है। कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी जो पैसा पब्लिक से मांगी है, जो पब्लिक सब्सक्राइब की है उससे जो पैसा मांगी है वो है कॉल्ड अप कैपिटल। और पेड अप का मतलब कंपनी जो कॉल की है उसमें से जो पैसा पब्लिक कंपनी को भेजता है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। यहां तक का बात क्लियर है कि सर शेयर कैपिटल और उसका काइंड पढ़ लिए। फिर एक टर्म आता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कंपनी कभी भी कॉल नहीं करेगी, कभी भी नहीं मांगेगी एक्सेप्ट वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। मतलब हम बोले सर रिजर्व जो कैपिटल होता है जनरली कंपनी कभी नहीं मांगती है, वो कब डिमांड करती है इसका? जब कंपनी बंद होने लगता है तब रिजर्व कैपिटल मांगा जाता है। मेनली कंपनी मान लो किसी को 10 रुपए का शेयर दी, कंपनी उससे 8 रुपया ले ली और उसके बाद 2 रुपया कभी नहीं मांगती है,
ये 2 रुपया कंपनी बोली कि जब बंद करेंगे तब मांगेंगे, जब कंपनी वाइंड अप होगा तब मांगेंगे। तो हम बोलेंगे सर ये 2 रुपया क्या है, रिजर्व कैपिटल है। तो रिजर्व कैपिटल क्या है, इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल जो कंपनी मांगे ही नहीं है, विच शैल नॉट बी कॉल्ड अप, जो कंपनी मांगेगी भी नहीं, एक्सेप्ट सिर्फ एक ही सिचुएशन है जहां पे कंपनी मांग सकती है, कब, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी अपने आप को बंद करेगी उसी समय वो मांगेगी। तो ऐसे कैपिटल को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, और रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट या फिर पीएल में कहीं पर भी दिखाया नहीं जाता है, इस बात को लिखिए। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कैपिटल रिजर्व क्या होता है। हम बोले कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है वैसा रिजर्व जो कि कैपिटल प्रॉफिट से बनता हो। सर ये क्या मतलब है, हम बोल रहे हैं कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अगर हमको कैपिटल प्रॉफिट मालूम चल जाए तो फिर जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होंगे वो सब कैपिटल रिजर्व होंगे। तो कैपिटल प्रॉफिट क्या है, कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है वैसा प्रॉफिट जो हम लोगों के नॉर्मल बिजनेस से नहीं होता है। जैसे जैसे मान लो मेरा एक कपड़ा का दुकान है, तो मेरा नॉर्मल काम क्या है सर, कपड़ा बेचना, ये मेरा बिजनेस है। तो कपड़ा बेच करके जो प्रॉफिट हमको होता है वो कैपिटल प्रॉफिट नहीं है। कपड़ा को छोड़ करके हो सकता है हम कुछ और भी बेचते हो, उससे जो प्रॉफिट होगा वो मेरा क्या कहलाया, कैपिटल प्रॉफिट। जैसे मेरे दुकान में कंप्यूटर लगा हुआ है, हम उस कंप्यूटर को बेच दिए, मेरा दुकान क्या चीज का है, कपड़ों का, तो हम कंप्यूटर बेचे और उससे हमको फायदा हो गया। तो कंप्यूटर बेच के जो फायदा हुआ है वो मेरा नॉर्मल बिजनेस का काम नहीं है, वो अदर देन बिजनेस का कुछ हम बेच दिए, तो उससे जो प्रॉफिट हुआ वो क्या बनाएगा, हम बोले सर कैपिटल प्रॉफिट। तो ये है कैपिटल रिजर्व। हम बोले अच्छा, मतलब बिजनेस के जो नॉर्मल बिजनेस करते हैं उससे अलग किसी और काम से अगर हम प्रॉफिट कमाएं तो वो होता है कैपिटल प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल हम बोले सर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जितना भी मेरे दुकान में फिक्स एसेट्स है उसको बेचने से अगर हमको फायदा होता है तो वो है कैपिटल प्रॉफिट, तो वो है कैपिटल रिजर्व। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड से प्रॉफिट हो, हम लोग फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं और उससे अगर प्रॉफिट हो तो क्या रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स मेरा बिजनेस का नॉर्मल कोर्स का काम है, नहीं। तो सर इससे जो प्रॉफिट होगा वो है कैपिटल प्रॉफिट। इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, कई बार कंपनियां बाहर से पैसा लेने के लिए क्या इशू करती है, शेयर, कि कंपनी को पैसा चाहिए तो वो शेयर इशू करती है। तो कंपनी शेयर को महंगा भी इशू कर सकती है, 10 रुपया का चीज पब्लिक को हम बेच सकते हैं 20 रुपया में, तो जो 10 रुपया का एक्स्ट्रा हम पैसा मांगे उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो कंपनी जब शेयर और डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू करती है तो उसको भी क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। इसके अलावा हम बोले सर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के समय अगर हमको प्रॉफिट हो तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट होगा। फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, तो वो भी क्या होगा, हम लोगों का कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो वही हम लोग लिखे हैं कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है। दूसरा बात, कैपिटल रिजर्व को डिविडेंड देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या बोले हम बोले डिविडेंड देने के पर्पस के लिए कैपिटल रिजर्व इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि डिविडेंड हम लोग नॉर्मल कोर्स में जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं उससे देते हैं। कैपिटल रिजर्व तो नॉर्मल कोर्स का प्रॉफिट है ही नहीं, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट का सर प्रॉफिट है कि फिक्स एसेट्स बेच रहे हैं, नॉन बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, और उससे हम लोग डिविडेंड नहीं बांट सकते हैं। और ये कुछ एग्जांपल लिखे। अगला पॉइंट नंबर 18 क्या लिखे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है। हम बोले सर कंपनी के फॉर्मेशन में जो खर्चा होता है, कंपनी बनने से पहले कई सारे खर्चे होते हैं, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, बोल रहा है कंपनी को फॉर्म करने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर कंपनी बनाने में भी खर्चा होता है, बोले हाँ, कोई कंपनी बनाएंगे तो उसके लिए हमको डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा, किसी सीए के पास जाना पड़ेगा, उससे सर्विस लेना पड़ेगा, वो बदले में क्या लेगा, पैसा लेगा। फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, स्टैंप ड्यूटी लगेगा। तो ये सब कंपनी के चालू होने से पहले कंपनी को फॉर्म करने में खर्चा हो रहा है। तो ये क्या चीज का एग्जांपल दे दिए हम, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब होता है
जब कंपनी अपना शेयर पब्लिक को ना दे करके कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स को दे, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रमोटर्स, उनके रिलेटिव्स, उनको अगर देती है तो हम लोग बोलते हैं सर वो है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। हम क्या बोले? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब होता है जब जनरल पब्लिक को कंपनी शेयर नहीं देती है, उनको इशू नहीं करके कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स को देती है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC, उसके बाद प्रमोटर्स, उनके रिलेटिव्स, NRIs, इन सबको देती है, सिलेक्टेड लोगों को देती है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। नाम से ही लग रहा है कि सर प्राइवेटली कुछ ही लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। वही बात यहां लिखा गया है। उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? सर स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है वैसा शेयर जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को देती है एट अ डिस्काउंट, सस्ता देती है, कि बोलती है तुम मेरे यहां इतना समय से काम कर रहा है, चलो हम तुमको तुम्हारे सर्विसेज के लिए कुछ शेयर देना चाहते हैं कि तुम हमारे यहां बहुत अच्छा से काम किया है। इससे एम्प्लॉय भी खुश होता है कि भाई कंपनी हमको शेयर सस्ता में देना चाहती है। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर के अंदर जो लोग भी स्वेट इक्विटी शेयर जो एम्प्लॉयज लेते हैं कंपनी से, उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला जाता है कि वो उस शेयर को 3 साल तक, खरीदने से 3 साल तक नहीं बेच सकते। अगर बेचना होगा तो 3 साल के बाद बेचेगी। बात समझ में आ रहा? तो स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है कि सर जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर को सस्ता में, डिस्काउंट में शेयर्स दे देती है, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। और इसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब जो भी उनको खरीदते, जो एम्प्लॉयज उस शेयर को खरीदेंगे, उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाया जाता है कि भाई 3 साल से पहले इस शेयर को नहीं बेच सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये क्या है? हम बोले सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉयज, कंपनी अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर को देती है कि जो मार्केट प्राइस है उससे सस्ता में कंपनी उन्हें दे देती है। तो इसका मतलब हुआ सर कि यहां पर भी कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज और डायरेक्टर को सस्ता में शेयर देती है। हम बोले हाँ। और इसमें लॉक इन पीरियड कितना होता है? 1 साल का। दोनों में डिफरेंस क्या है? हम बोले सर जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता है ये प्री डिसाइडेड होता है। मतलब मान लो हम किसी कंपनी में जॉब करने गए, तो जब हमको जॉब दिया गया तो कंपनी हमको बोला कि मेरे लिए तुम अगर 5 साल तक काम करेगा, मतलब मेरा कंपनी को तुम 5 साल तक नहीं छोड़ेगा, तो 5 साल के बाद हम तुमको अपने कंपनी का इतना शेयर देंगे, इतना रुपया में। तो शेयर का दाम आज ही तय हो गया। अगर तुमको खरीदना हो तो खरीदना, नहीं खरीदना तो मत खरीदना। मान लो हम एक एम्प्लॉय है, हम एक किसी कंपनी गए ITC में, हम उसके यहां काम किए, कंपनी हमसे एग्रीमेंट की, वो बोली कि सुनिए अमित जी, अगर आप मेरे यहां 5 साल तक रह जाते हैं, काम करते हैं, तो हम आपको अपने कंपनी का 10,000 शेयर देंगे और शेयर का दाम होगा 80 रुपया। आज उसका मार्केट में कीमत है कितना? 150 रुपया। और वो हमको बोली है 5 साल बाद तुम खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तुम हमसे खरीद सकोगे। और कितने में खरीद सकते हो? 80 रुपया में। लेकिन कंपनी हम पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं डाल रही है, वो बोल रही है अगर आपको लेने का मन हो तो लेना, नहीं लेने का मन हो तो मत लेना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 5 सालों के बाद हो सकता है उस कंपनी के शेयर का दाम गिर जाए। जो कंपनी हमको 80 में बेच रही है वो मार्केट में 70 में बिक रहा होगा, तो फिर हम कंपनी से क्यों खरीदेंगे? हम मार्केट से ना खरीद लेंगे। लेकिन अगर वही शेयर मार्केट में 200 रुपया हो जाएगा तो कंपनी 5 सालों के बाद हमको 10,000 शेयर देगी। किस रेट पे? 80 रुपए के रेट पे। क्यों? क्योंकि मेरा पहले ही कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो गया है। सर कंपनी ऐसा क्यों करती है? कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अपने अच्छे एम्प्लॉयज को, जिससे कंपनी को बहुत बेनिफिट होता है, वो चाहती है कि एम्प्लॉयज मेरे यहां लंबे समय तक रुके। तो कंपनी उनको लालच देती है कि भविष्य में जब इस शेयर का दाम बढ़ेगा हम तुमको 80 रुपए में दे देंगे। तो एम्प्लॉय भी उस लालच के कारण उस कंपनी के अंदर 5 साल तक टिक जाता है। इसीलिए कंपनी क्या देती है उसको? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देती है। ये एक ऑप्शन है, आपको खरीदने का इच्छा हो खरीदो, नहीं खरीदने का इच्छा मत खरीदिएगा। इसका भी एक लॉक इन पीरियड है। कितना? जब खरीदेंगे तो 1 साल तक वो एम्प्लॉय उसको नहीं बेच सकता है उस शेयर्स को। बात समझ में आता है? लिखिएगा, ये है हम लोग का कुछ और थ्योरी का बात। लिखिए
आइए अगले पॉइंट की तरफ चले। इशू ऑफ शेयर एट पार का मतलब, इशू ऑफ शेयर एट पार का मतलब होता है जब कंपनी अपना शेयर फेस वैल्यू पे देता है, शेयर इशू करता है किस पे, फेस वैल्यू पे, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। सर फेस वैल्यू मतलब हम बोल रहे हैं कंपनी जो आपको पेपर देगा उसके ऊपर एक वैल्यू लिखा हुआ होगा, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। जो उसके चेहरे पे लिखा हुआ है, जो सर्टिफिकेट हमको मिलेगा उस सर्टिफिकेट के चेहरे पे जो लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अगर कंपनी उसी फेस वैल्यू पे शेयर हमको देगा तो इसको बोला जाता है इशू ऑफ शेयर एट पार, कि कंपनी अपना चीज जितना का था उतना में ही दे रहा है। दूसरा होता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है चीजों को महंगा बेचना। कंपनी जब अपना शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा में बेचता है तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। मान लो मेरे कंपनी का शेयर है, उसका चेहरा पे लिखा हुआ है फेस वैल्यू 10 रुपया, और अगर हम उसको बेचे 15 रुपया में तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹5। 5 रुपया महंगा बेच रहे हैं तो प्रीमियम कितना हुआ, 5 रुपया का। तो सर कंपनी जब शेयर को महंगा बेचती है तो कंपनी को तो फायदा होता है। हम बोले हाँ। तो सर ये तो कैपिटल रिजर्व कैटेगरी में है क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट है। हम बोले बिल्कुल। तो सर ये जो प्रीमियम कंपनी को मिला है, ये जो फायदा कंपनी को मिला है, इसका कंपनी क्या करती है? हम बोले इस फायदे का कंपनी इस्तेमाल करती है टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कि सर जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जो कंपनी को फॉर्म करने में खर्चा हुआ था, उसको खत्म करने में इस्तेमाल करती है। किसको? प्रीमियम को। कई बार क्वेश्चन में आ भी जाता है कि बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू राइट ऑफ डिस्काउंट, कमीशन, एक्सपेंसेस ऑन शेयर और डिबेंचर ऑफ ए कंपनी। जब कंपनी का शेयर या डिबेंचर के ऊपर कोई डिस्काउंट होता है या कोई कमीशन देते हैं या फिर कोई एक्सपेंस किए होते हैं, उसको भी राइट ऑफ करने में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बोनस शेयर इशू करने में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग कोई सिक्योरिटी का रिडम्पशन प्रीमियम में करते हैं तो उस सिक्योरिटी के प्रीमियम को भी राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बायबैक करने में, अपने ही कंपनी के शेयर को बायबैक करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं। तो 5 इस्तेमाल है सिक्योरिटी प्रीमियम का। क्या क्या? पहला, सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। दूसरा, शेयर और डिबेंचर पे डिस्काउंट, कमीशन या कोई खर्चा होता है उसको राइट ऑफ करने में। तीसरा, बोनस शेयर, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देने में, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देने में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं। चौथा, सर रिडम्पशन के समय अगर प्रीमियम देते हैं तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं। और पांचवा, बायबैक ऑफ शेयर के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं। और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से जितना महंगा होता है उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। कि सर फेस वैल्यू से महंगा कंपनी बेच रही है तो प्रीमियम पे बेच रही है, और फेस वैल्यू पे बेच रही है तो पार पे बेच रही है। हम बोले बिल्कुल। आगे बढ़िए। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, जो फेस वैल्यू है कंपनी अगर उससे सस्ता में शेयर बेच रही है तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। हालांकि डिस्काउंट अब नहीं होता है, अब डिस्काउंट होता ही नहीं है। शेयर कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है एक्सेप्ट स्वीट इक्विटी शेयर। सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर के केस में कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है, अदरवाइज जनरल पब्लिक को डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करती है। उसके बाद की लिखे हैं कि क्या क्या स्टेप लगता है एक पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करने के समय। हम बोले मेनली 4 स्टेप। पहला, कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस निकालती है ताकि लोगों को पता चले हम क्या बेच रहे हैं, किस चीज की कंपनी है मेरा। लोग प्रोस्पेक्टस पढ़े। उसके बाद दूसरा स्टेप, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो एप्लीकेशन का पैसा भेजे कि हम खरीदना चाहते हैं। तीसरा स्टेप, कंपनी अलॉट करे, टू मेक अलॉटमेंट, कि सर कंपनी अलॉट करेगी। उसके बाद टू मेक कॉल, बाकी बचा हुआ पैसा के लिए कंपनी क्या करेगी? कॉल करेगी। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी पब्लिक कंपनी को अपने शेयर को इशू करने के लिए।
क्या क्या, पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, फिर एप्लीकेशन रिसीव करती है, फिर अलॉटमेंट करती है और लास्ट सर कॉल कर सकती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी में शेयर इशू करने के लिए हम लोग के पास एक अथॉरिटी बॉडी है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो सारे कंपनीज को रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, पब्लिक इंटरेस्ट का वो पूरा ध्यान रखती है। तो सेबी एक रूल बनाया कि किसी को भी अगर शेयर इशू करना है तो पहले हमसे आगे परमिशन लो, हम पूरा जांच पड़ताल करेंगे और तब हमको लगेगा कि तुमको शेयर इशू करने का देना चाहिए या नहीं देना चाहिए परमिशन, वो सेबी तय करेगी। तो किसी भी कंपनी को अगर शेयर इशू करना है तो वो पहले सेबी से क्या करती है, अप्रूवल लेती है। सेबी उससे बहुत सारा चीज लेती है, उसका इन्वेस्टिगेशन करती है और तब जाके उसको ठीक लगने पे वो किसी कंपनी को बोलती है कि ठीक है आप शेयर इशू कर सकती है। तो सर ऐसा क्यों करता है सेबी? ताकि पब्लिक का पैसा जो है वो सही सलामत रहे, सेफ रहे। क्योंकि कंपनी जब शेयर इशू करेगा तो पब्लिक से पैसा उठाएगा ना। कल को मान लो कंपनी ही खराब निकली, वो फ्रॉड करने के पॉइंट से ही शेयर इशू की थी कि पैसा लेंगे और भाग जाएंगे, तो फिर तो पब्लिक तो सरकार पे बोलेगा कि भाई आप कैसा कैसा लोगों को परमिशन दे रहे हैं। तो इसीलिए सरकार क्या किया, एक रेगुलेटरी बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट किया जिसका नाम रखा गया सेबी। क्योंकि 1991 या 92 में सेबी आया है, उससे पहले भी शेयर था लेकिन उस समय फ्रॉड बहुत होता था। कंपनी पब्लिक को शेयर बेचती थी, उनका पैसा ले लेती थी, कुछ समय बिजनेस करती थी, फिर बोलती थी लॉस हो गया कंपनी बंद। ऐसा करने से पब्लिक के अंदर कंपनियों के प्रति विश्वास घटा, उनको लगा कि सारे कंपनी चोरी होते हैं, बस वो पैसा लेते हैं और भाग जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने 91-92 में क्या किया, सेबी का इस्टेब्लिशमेंट किया और सारे कंपनीज को बोला गया कि जब तक सेबी आपको अप्रूवल नहीं देगा आप शेयर इशू कर ही नहीं सकते। तो सेबी से अप्रूवल लेने के समय सेबी एक नियम निकाला जिसका नाम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। वो क्या बोला कि जब कोई कंपनी अपना शेयर इशू करेगा तो वो तो पब्लिक को बताएगा कि हम इतना पैसा इशू करना चाहते हैं, मतलब इतना पैसा उठाएंगे पब्लिक से। तो सेबी बोला कि हर कंपनी को मिनिमम 90% ऑफ द इशूड अमाउंट सब्सक्राइब्ड हो जाना चाहिए। मान लो मेरे पास 100 करोड़ रुपए का जरूरत है, हम सेबी से परमिशन लेने गए, बोले सेबी जी हमको 100 करोड़ का परमिशन दीजिए, हमको 100 करोड़ रुपए का शेयर इशू करने दीजिए। हमको सेबी परमिशन दे दिया, हम प्रोस्पेक्टस निकाले और हम बोले कि हम 100 करोड़ रुपए का शेयर इशू करने वाले हैं, जो लोग इच्छुक है वो शेयर खरीदिए। तो सेबी हमको बोला कि जिस दिन तुम अपना एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस निकाल देगा, वहां से 30 दिन के भीतर तुम्हारा 90% शेयर अमाउंट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मतलब पब्लिक तुम्हारा शेयर 30 दिन के भीतर 90% तक कम से कम खरीद लेना चाहिए। अगर उससे कम खरीदा तो तुम फिर पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकता है। तो जो भी कंपनी आज के समय में शेयर इशू करने जाती है उसको पता रहता है कि जब हम शेयर इशू करेंगे, जो अमाउंट हम चाहते हैं कि इतना रुपए का शेयर बिक जाए, उसका 90% कम से कम विदिन 30 डेज में बिक जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। कितना? 90% विदिन 30 डेज। सर अगर नहीं कर पाया तो बोला गया कि जिस दिन 30 दिन खत्म होगा और अगर तुम्हारा 90% शेयर नहीं बिक गया तो आने वाले 15 दिन के भीतर तुमको सारे लोगों का एप्लीकेशन का पैसा वापस करना पड़ेगा। जो लोग भी तुम्हारे यहां अप्लाई किए थे उन सभी का पैसा वापस करना पड़ेगा विदिन 15 डेज। ये 15 डेज कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन तुम्हारा 30 दिन का क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। 30 दिन खत्म हुआ और अगर तुम्हारा 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो आने वाले 15 दिन में तुमको अपना सारा का सारा एप्लीकेशन का पैसा लौटाना पड़ेगा। और अगर तुम इस 15 दिन में सारा का सारा एप्लीकेशन का पैसा नहीं लौटाए और इससे देर कर दिए तो 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर द डिले पीरियड। मान लो 15 दिन के अंदर हम पैसा नहीं दिए, हम दिए हैं 20 दिन के बाद, तो जो 5 दिन का डिले कर दिए हैं उस 5 दिन के लिए 15% पर एनम के हिसाब से क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यह है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया।
कि हर कंपनी को अपना कम से कम 90% शेयर जो है वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज, और अगर नहीं हुआ तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा आफ्टर 30 डेज विद इन 15 डेज, कि सर 30 दिन जहां खत्म होगा उसके 15 दिन के भीतर भीतर रिटर्न करना होगा, और अगर रिटर्न नहीं किए तो 15% पर एनम के हिसाब से डिले पीरियड के ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। लिखिए इस बात को भी। आइए 28 नंबर थ्योरी का पॉइंट है, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब होता है कंपनी जितना शेयर देना चाहती है अगर पब्लिक उससे कम खरीदे तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जैसे हम एक कंपनी है, हम एडवर्टीजमेंट निकाले हैं कि हम अपना 1 लाख शेयर बेचना चाहते हैं 10 रुपया करके, तो हम कितना सारा शेयर लाए हैं, 1 लाख। पब्लिक आई और सिर्फ 95,000 शेयर खरीदी, तो वो तो सारा नहीं खरीदी, तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब हम बोले कंपनी जितना बेचना चाहती है उससे अधिक मांगने के लिए लोग खड़े हो जाएं। कंपनी एडवर्टीजमेंट निकाली कि हम 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स 10 रुपीज ईच करके बेचना चाहते हैं, इच्छुक लोग एप्लीकेशन भेजे। तो हमको, मेरे पास कितना शेयर है, हमें कंपनी, मेरे पास शेयर है सिर्फ 1 लाख, हम कितना बेच सकते हैं, 1 लाख, लेकिन मांगने के लिए बाहर में एप्लीकेशन आ गया है 2 लाख लोगों का, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना मेरे पास है, कंपनी के पास है बेचने के लिए, उससे अधिक लोग आ गए हैं मांगने के लिए, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, एरियर का मतलब बकाया, तो हम बोले सर कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है जब कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांगती है कि भाई तुमको हम शेयर दे दिए हैं, अब मेरा बाकी बचा हुआ पैसा हमको दे दो, और शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। एक्चुअली कहानी क्या है कि कंपनी का मान लो एक शेयर है 10 रुपया का, तो कंपनी जब शेयर इशू करती है, अपना एडवर्टीजमेंट लाती है, प्रोस्पेक्टस लाती है, तो वो बोलती है एक शेयर का दाम है 10, लेकिन अभी तुम हमको सिर्फ 2 रुपया एप्लीकेशन में भेज दो, बाकी का बचा हुआ 8 रुपया हम तुमसे टुकड़ों में लेंगे, इंस्टॉलमेंट में लेंगे। तो मान लो कोई शेयर होल्डर हमको 2 रुपया भेज दिया, हम उसको शेयर दे दिए 10 रुपया वाला, अब हम उससे क्या करेंगे, 8 रुपया मांगेंगे, हम उससे 3 रुपया मांगे, हम बोले भाई तुमसे 8 रुपया लेना है ना, 3 रुपया भेजो, तो वो 3 रुपया नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, कि जब कंपनी शेयर होल्डर से अपना बकाया पैसा मांगे शेयर्स का और शेयर होल्डर नहीं दे, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सर आप मान लीजिए अभी 3 रुपया मांगे, 2 रुपया तो वो दे ही चुका था, 3 रुपया आप मांगे, वो नहीं दिया, उसके बाद आगे चल करके फिर आप 3 रुपया और मांगे, क्योंकि 8 रुपया मांगना था, 3 रुपया आप अभी मांगे, पहला इंस्टॉलमेंट, उसके बाद 3 रुपया फिर मांगे, तो हो सकता है वो आदमी जो 3 रुपया हमको नहीं दिया था, अब वो हमको 3 और 3 6 रुपया भेज दे, हम बोले हो सकता है। तो उसके लिए एक सिस्टम आया कि अगर कोई आदमी या अगर कोई शेयर होल्डर अपना पैसा टाइम पे ना दे करके डिले करके देता है, तो उसको फिर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उस डिले पीरियड के लिए। कितना इंटरेस्ट, 10% पर एनम। तो कॉल्स इन एरियर पे कंपनी शेयर होल्डर पे जो डिले पेमेंट करेगा उस पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी मांगेगी उस डिले पीरियड के लिए। सर मान लीजिए हम देंगे ही नहीं, तो अगर आप नहीं दोगे तो फिर इंटरेस्ट भी नहीं मांग पाएगी, फिर वो क्या कर लेगी, वो आपका शेयर जो आपको दी थी उसको कैंसिल कर देगी, फिर वो शेयर बेकार हो जाएगा। बात समझते हैं। कॉल्स इन एडवांस, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि कंपनी आपसे पैसा मांगी नहीं और आप उसको पहले ही पैसा भेज दिया, आप बोले रख लो पैसा, तो हम बोलते सर इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कंपनी आपसे एप्लीकेशन का पैसा मांगी, आप एप्लीकेशन का पैसा दे दिए, फिर कंपनी बोली भाई अलॉटमेंट का 3 रुपया भेजो, आप बचा हुआ पूरा 8 रुपया भेज दिए, तो कंपनी मांगी 3 और आप कितना भेज दिए 8,
तो मतलब जो एक्स्ट्रा 5 रुपया आप भेज दिए, जो कंपनी कॉल भी नहीं की है, बिना कॉल किए कंपनी को अगर शेयर होल्डर पैसा दे देता है तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और ऐसे केस में जो शेयर होल्डर समय से पहले पैसा भेज दिया है बिना मांगे, अभी तो मांगे भी नहीं है और पैसा दे दिया है, तो उस केस में कंपनी शेयर होल्डर्स को एडवांस के ऊपर 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देती है। ये बात ठीक? एरियर पे 10%, एडवांस पे 12%। उसके बाद प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है? प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि कंपनी के पास एप्लीकेशन अधिक आ गया और कंपनी को बेचने के लिए शेयर्स कम है, तो कंपनी क्या करती है, जो जितना शेयर मांगा होता है उसको उससे कम कम शेयर देके सभी के हाथ में कुछ ना कुछ देती है, उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। बात समझिएगा क्या? कंपनी के पास है 1 लाख शेयर और एप्लीकेशन आ गया 2 लाख का, तो क्या कंपनी 2 लाख लोगों को सबको सारा शेयर दे सकेगी? नहीं, कंपनी के पास तो 1 लाख है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोलेगी भाई तुम जितना मांगा है उससे थोड़ा कम लो, उससे थोड़ा कम लो, मतलब हर किसी को कम कम शेयर देगी, जितना वो मांगा था उससे कम कम शेयर देगी। इसी को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब लेस नंबर ऑफ शेयर अलॉटमेंट टू ईच एप्लीकांट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय देम। जितना शेयर वो अप्लाई किया था उससे कम कम शेयर अगर कंपनी देती है तो उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और उसके बाद आखिरी पॉइंट लिखे हैं थ्योरी के लिए हम लोग, फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। किसका शेयर कैंसिल कर देंगे? मान लो कंपनी, हम कंपनी है, तुम शेयर होल्डर है, हम तुमसे 2 रुपए का एप्लीकेशन ले चुके हैं, तुम मेरे अंदर शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड था, हम बोले भाई दाम है 10, तुम अभी सिर्फ 2 रुपया दो एप्लीकेशन का, बाद में बाकी पैसा मांगेंगे। तुम 2 रुपया दे दिया, आगे चल के हम तुमसे बोल रहे हैं हाँ भाई लाओ 8 रुपया मेरा दो, तुम दे ही नहीं रहा। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जो शेयर तुमको दी थी, 2 रुपया लिए थे, तुमको शेयर दे दिए 10 रुपया वाला, कंपनी क्या करती है, वो शेयर वापस ले लेती है, कैंसिल कर देती है। ऐसा मत समझिएगा कि सर हम शेयर भेजेंगे ही नहीं कंपनी को, नहीं, वो अपने रजिस्टर से आपका नाम काट देगी, फिर वो शेयर बेकार हो जाएगा। और तो और जो 2 रुपया कंपनी तुमसे ली थी वो हड़प लेगी, वो पैसा कंपनी का प्रॉफिट बन जाएगा। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है जब शेयर होल्डर अपना अलॉटमेंट या कॉल के समय जब पैसा मांगा गया था और वो नहीं दिया था, तो कंपनी उसका शेयर क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। और जो पैसा कंपनी को वैसे शेयर होल्डर से मिल चुका था, कंपनी वैसे शेयर होल्डर्स का पैसा फॉरफिट करके रख लेती है अपने पास। इसी को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। ये लिखिए, ये जो हम लोग अभी अभी बात किए हैं कि इतना सारा थ्योरी, क्या इतना ही थ्योरी है? हम बोले नहीं, और भी थ्योरी है। जब हम लोग इस चैप्टर में प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो जितना थ्योरेटिकल पॉइंट है आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, वो जब हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे तो वहां पे इतने अच्छे से दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि ये सारा थ्योरेटिकल पॉइंट वहां पे क्लियर हो जाएगा। इस बात को लिखिए, इतना थ्योरी हम लोग को पढ़ के जाना है, रट के नहीं जाना, बस पढ़ के जाना है, पढ़ के हम लोग का बात हो जाएगा। लिखिए,